लगा तो नहीं? बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। बुलेटिन में आज क्या क्या खास है, पहले एक निगाह उस पर डालते हैं। आज हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जरूर देखिएगा। दुनिया के सामने शहबाज शरीफ चीखते चिल्लाते हैं कि उनका देश आतंक से पीड़ित है, लेकिन आज खुद जैश के आतंकियों ने उनके चेहरे से नकाब हटा दिया है। बुलेटिन में ये न्यूज एलिमेंट मिस मत कीजिएगा। अगर घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती है तो लोग कैसे तमाशा देखते हैं। एक खबर इसकी भी, और बात लखनऊ की, जहां एक भारी भरकम पेड़ ने दहशत फैला दी। लेकिन पहले ये खबर देखिए लखनऊ से। ये बड़ी खबर, लखनऊ के कैसरबाग इलाके में गिरा विशाल पेड़। 2 रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। पेड़ के नीचे कई लोग दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पेड़ के नीचे कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। एक पुराना बड़ा पेड़ गिर गया है। आप देख सकते हैं ये वो इलाका है कैसरबाग का जहाँ पर ये पेड़ गिरा है। ये पेड़ की जो शाखाएं हैं वो लोगों द्वारा हटाई गई हैं। जिला प्रशासन, डीएम और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो ये इलाका है ये पूरा पुराना लखनऊ का इलाका है और ये मछली मंडी कहलाई जाती है। और इस मछली मंडी में मंगलवार के दिन की वजह से यहाँ भीड़ काफ़ी, जिससे कैजुअल्टी और लोग घायल भी कम हुए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी और तमाम जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पे पेड़ को हटाया जा रहा है। और पेड़ जहाँ पर लगा था वहाँ पे कई वाहन भी दब गए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी मौके पे काम जारी है और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। स्वयं रावत, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। और लखनऊ में हादसे वाली जगह पहुंचे ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने हालात का जायजा लिया। घायलों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कुल 4 लोग हताहत हुए हैं। एक कैजुअल्टी की सूचना मिली है और 3 जो युवा हमारे भाई हैं उनको चोट लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। और एक बुजुर्ग जो थे उनकी हताहत होने की सूचना मिली है। पहले मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन मलबे के नीचे अब कोई दवा नहीं है। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है। उनका कहना है कि अब नीचे मलबे में गुंजाइश कम है, कोई नीचे दबा होगा। फिर भी वो सतर्कता के साथ एक पेड़ को हटा रहे हैं, लेकिन जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और अब वहाँ पर कोई अभी आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने लगातार प्रयास कर लिया है, फिर भी वो नीचे तक देखने का पूरा काम कर रहे हैं। और अभी ऐसी सूचना मिली कि अब वहाँ कोई नहीं है। दिल दहला देने वाली खबर राजस्थान के बलोत्रा से। बलोत्रा में बिजनेसमैन पर सांड का हमला। शख्स को सांड ने सींग से 5 फीट उछालकर पटक दिया। सिर के बल गिरने से हेड इंजरी हुई और मौके पर ही मोतीलाल की मौत हो गई। ये देखिए किस तरीके से हादसा हुआ। आसपास जब किसी सांड को खड़ा हुआ देखें आप तो बहुत सतर्क हो जाएं। जरूरी नहीं कि वो उस समय आक्रामक ही दिखाई दे जब आपके आसपास हो, लेकिन किसी भी वक्त वो आक्रामक हो सकता है। इसलिए कभी भी इस बात को नजरअंदाज ना करें कि आपके आसपास एक पशु है। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। बच्चों के विवाद में कूद पड़े बड़े भी। लात घूंसे भी चले और मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए। मुजफ्फरनगर के राखी पब्लिक चौकी इलाके का ये मामला है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरीदाबाद के पलवल में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की गाड़ी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि पुलिस वाला शराब पिए हुए था। जैसे ही पुलिस वाले की सफेद रंग की गाड़ी ने बच्चों को टक्कर मारी, वहां पर कोहराम मच गया। भीड़ ने इस कार और उसको चला रहे पुलिस वाले को घेर लिया। इस दौरान गाड़ी से निकले पुलिस वाले की हालत ठीक नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है, क्योंकि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ चाहती थी कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही कराया जाए, लेकिन पुलिस आरोपी को लेकर वहां से निकल गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर दूर जाकर आखिरकार भीड़ ने पुलिस वालों की गाड़ी जबरन रुकवा ली। इसके लिए लोगों ने बीच सड़क अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी और वहां से गुजर रहे ट्रक को भी जबरन बीच सड़क में खड़ा करवा दिया।
हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं, जिसके बाद वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और लोगों को शांत कराया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने भले ही बैन लगा दिया हो, लेकिन ये ऑनलाइन गेम आज भी जान ले रहे हैं। लखनऊ में ऑनलाइन गेम के चक्कर में क्लास 6 में पढ़ने वाले एक बच्चे ने फांसी लगा ली। 15 साल का यश मोहनलालगंज इलाके का रहने वाला था और उसे ऑनलाइन गेमिंग की आदत लग गई थी। फ्री फायर खेलता था वो। नाम तो फ्री फायर था, लेकिन गेम में यश ने अपने पिता के 13 लाख रुपए गंवा दिए थे। पिता कल जब बैंक गए तो उन्हें पता चला कि यश गेम में लाखों रुपए हार चुका है और इसी दौरान जब घर में कोई मौजूद नहीं था तो कोचिंग से लौटने के बाद बच्चे ने फांसी लगा ली। फ्री फायर खेलता था। इसमें एक इंस्टाग्राम से एक आईडी मिली थी गेम की, तो इसने मुझे दिखाया था, तो मैंने कहा पैसे मत लगाना। इसने कहा ठीक है, पैसे नहीं लगाएंगे हम। तो इसके बाद इसने पता नहीं कैसे क्या हुआ पैसे लगाए, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो तो मैं नहीं जानता। असल में यश को गेम खेलने की लत लगी थी और 6 साल का मासूम पिता के फोन से गेम खेलता था। यश ने पिता का बैंक अकाउंट जो कि फोन से कनेक्टेड था उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गेम खेलते खेलते बेटिंग भी करने लगा वो, और 1.5 महीने में यश ने इसमें अपने पिता के 13 लाख रुपए गंवा दिए। 2 साल पहले पिता ने खेती की जमीन बेची थी और गेम में क्योंकि वो लाखों हार गया था और ये उसके पिता की गाढ़ी कमाई थी और उसके बाद वो डरा हुआ था। डर की वजह से उसने खुद को खत्म कर लिया। रीलबाजी और स्टंट का शौक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन की तस्वीर मेरठ बिजनौर हाईवे पर दिखाई दी। हाईवे पर एक स्पोर्ट्स बाइक पर एक शख्स ने ऐसी स्टंटबाजी की जिसे देखकर लोग सहम गए। स्टंटबाजी का ये वीडियो मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे का है, जहां पर ये बाइक सवार सारे नियम कायदे ताक पर रखकर इस स्पोर्ट्स बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। ये स्टंटबाज बाइक पर खड़ा है और बाइक का हैंडल पैरों से कंट्रोल कर रहा है और इस दौरान उसका एक दोस्त उसका वीडियो बना रहा है। इस दौरान सामने टोल बूथ भी है, लेकिन बाइक सवार ने वहां भी बाइक से उतरने की जहमत नहीं उठाई और इस तरह से खड़े होकर उसने टोल भी क्रॉस कर लिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान बूम बैरियर भी खुल गया और टोल कर्मी ने भी बाइक सवार को डेंजर ड्राइविंग करने पर नहीं टोका। स्टंटबाजी का ये सिलसिला टोल बूथ के आगे भी इसी तरीके से चलता रहा और ये शख्स इसी तरह से बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी करता रहा, जबकि इसके साथ ही ये वीडियो बनाते रहे। आसपास से गुजरने वाले लोग भी इस खतरनाक स्टंटबाजी को देख हैरान रह गए, लेकिन इस स्टंटबाज को न तो कानून का डर था और न ही पुलिस का खौफ। और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हंगामा हो गया। किरोड़ी मल कॉलेज परिसर के बाहर भिड़ गए छात्र। NSUI और ABVP के छात्रों के बीच में मारपीट हो गई। दिल्ली पुलिस ने बीच बचाव किया। किरोड़ी मल कॉलेज पहुंचे थे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और NSUI के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अजय राय पहुंचे थे। किरोड़ी मल कॉलेज के बाहर जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। और आगे आपको दिखाऊंगा गोरखपुर में पशु तस्करों की खौफनाक करतूत, लेकिन उससे पहले 20 साल तक फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी का खेल कैसे चला वो देखिए। राजस्थान के धौलपुर में फर्जी दस्तावेज से 20 साल तक टीचर की नौकरी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के पति ने 1995 में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। बाद में पति की मौत के बाद महिला को वृद्धा कोटे से टीचर की नौकरी मिली थी, लेकिन जांच में आगरा से बनाए गए दस्तावेज फर्जी निकले। महाराष्ट्र के नासिक में कैम्ब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल से मिली थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के बाथरूम में बम है। पुलिस ने स्कूल को खाली कराकर जांच की तो धमकी फर्जी पाई गई। फिलहाल फर्जी बम की धमकी देने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ में गोकशी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर थाना दुबग्गा इलाके में हुआ। गोली लगने से एक आरोपी वसीम घायल हुआ है, जो कि हरदोई का रहने वाला है। फिलहाल मौके से फरार दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी ही हेड कांस्टेबल पत्नी की हत्या कर दी। महिला कमरजी थाने में प्रधान आरक्षी थी और पुलिस लाइन कॉलोनी में परिवार के साथ रहती थी। 40 साल की सविता साकेत के 2 बच्चे भी हैं और पति पत्नी में 4 साल से विवाद चल रहा था। पति फिलहाल मौके से फरार है। यूपी के औरैया में 50,000 के इनामी बदमाश धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मेंद्र यादव के पैर में गोली लगी है। गो तस्करी के मामले में धर्मेंद्र यादव पर 50,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में NEET के छात्र की हत्या हो गई। पशु तस्करों ने छात्र को गोली मारी। छात्र के शव को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका। हत्या के बाद सड़क पर उतरे लोग। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। CM योगी ने मामले का संज्ञान लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी बाद में और अंतिम संस्कार के लिए अब परिवार तैयार हो गया।
एनईईटी का छात्र जिसको गोली मारी गई है, तस्वीर में बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है। आसपास लोगों में भयानक आक्रोश था, लोग सड़कों पर आ गए थे। 4 किलोमीटर दूर गोली मारकर शव को फेंक दिया गया था। इस वजह से लोग खासे गुस्साए हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब तक इस मामले में सही कदम नहीं उठाए जाते, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पर व्यक्तिगत रूप से लोगों को निर्देश दिए, अधिकारियों को निर्देश दिए। जब पुलिस बल वहां पहुंचा, उसके बाद अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन तैयार हुए। ये जो मृतक है उसका नाम दीपक है, एनईईटी का छात्र दीपक। उसके साथ हुआ क्या? मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे की यह घटना है। पशु तस्कर 3 गाड़ियों से गांव में पहुंचे और उन्होंने मवेशियों को खूंटे से खोलना शुरू किया। तस्करों ने देखा कि गांव वालों ने शोर मचा दिया है। दीपक भी शोर मचाते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बदमाशों ने दीपक को गाड़ी में खींच लिया। करीब 1 घंटे तक बदमाश उसे गाड़ी में घुमाते रहे और फिर 19 साल के दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। पशु तस्करों ने दीपक के मुंह में गोली मारी। तकरीबन 1 घंटे बाद दीपक की लाश मिली। तस्करों ने घर से 4 किलोमीटर दूर गोली मारकर दीपक के शव को फेंका था। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में बीती रात पशु तस्करों द्वारा एक दीपक गुप्ता नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मामला गरमाया और स्थानीय लोगों ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग को जाम कर दिया था। परिवार के लोगों का मानना था कि पुलिस की लापरवाही का खामियाजा दीपक मीणा को भुगतना पड़ा। सुबह से तकरीबन 6 बजे से इस इलाके में रोड जाम था और 12 बजे तक ट्रैफिक जाम रहने की वजह से अफरा तफरी का माहौल था। भारी संख्या में पुलिस बल पूरे जिले से मंगा लिया गया था। जिलाधिकारी और एसएसपी के पहुंचने के बाद परिवार के लोगों से जब उच्च अधिकारियों ने मुलाकात की और उनकी मांगों को समझा और सुना, उसके बाद मामला शांत हो गया है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर भारी पुलिस बल तो तैनात है, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। अब लोग आ रहे जा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक कर दी गई है। हालांकि माहौल को देखते हुए अभी भी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। यहाँ पर अब कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अधिकारियों, जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस इलाके में जो घटना हुई है उसके बाद परिवार के लोगों की जो मांगे हैं उस पर जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में संतोषपुर स्टेशन पर सुबह सुबह भीषण आग लग गई। आग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी और उसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। सुबह के करीब 7 बजे थे जब संतोषपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक से आग लगने से दहशत फैल गई। आग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की एक दुकान में लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर वहां पर मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। आग की शुरुआत वहां पर मौजूद एक छोटी दुकान से हुई, फिर देखते ही देखते बाकी दुकानों में फैल गई। आग ने रौद्र रूप अपना लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बाकी प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाले ओवरब्रिज तक पहुंच गई। पूरे स्टेशन में आग के काले धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा था। इस वजह से रेलवे ने सावधानी बरतते हुए कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही को भी रोक दिया, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ जुट गई। आतंकियों को पालने की जिस सच्चाई से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, उसी सच को अब पाकिस्तान में सेना की छांव में पल रहे आतंकियों ने सरेआम कबूला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में न सिर्फ आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए थे, बल्कि जैश के सरगना मसूद अजहर का खानदान साफ हो गया था। इस बात को खुद जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने स्वीकारा है। वायरल हो रहे वीडियो में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी कह रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को बर्बाद किया, जिसमें एक बहावलपुर भी था। और पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर ने जो बयान दिया है वो शहबाज शरीफ का चेहरा भी बेनकाब करता है। आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने सरेआम कहा है कि पाकिस्तान की सेना को जिहादी सोच के करीब लेकर आया है जैश। पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऑर्डर पर आतंकियों का सैन्य सामान जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर कबूलता है कि उनको साजो सामान सेना से मुहैया कराया जाता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी हम पर थोप दी गई है, हम तो दहशतगर्द हैं नहीं। बोलने का तरीका देखिए, बात रखने का तरीका देखिए। दहशतगर्दी तो फिर यहीं से शुरू हो जाती है। यूपी के मेरठ में बीच सड़क पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है। पति पत्नी के बीच मारपीट और हंगामा इस वीडियो के जरिए सामने आए। हालात ऐसे हो गए कि पूरी सड़क जाम हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा मेरठ के विकास प्राधिकरण के दफ्तर के सामने उस समय हुआ जब महिला ने अपने ही पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला ने अपने पति का कॉलर पकड़ रखा था और एक के बाद एक थप्पड़ों की बौछार कर रही थी। इस दौरान पति लगातार बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश भी की।
लोगों के समझाने के बावजूद महिला मान नहीं रही थी और लगातार गुस्से में पति पर हमला कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों की 4 महीने पहले शादी हुई थी और दोनों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी को लेकर पति दिनेश कचहरी आया था। इसी दौरान उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद महिला गुस्से में गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई, जिसकी वजह से महिला को चोट लग गई। इसी के बाद महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पति पत्नी के बीच मारपीट का ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसी तरह से काफी देर तक चलता रहा, जिसकी वजह से पूरी सड़क जाम हो गई और लोग परेशान रहे। जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर दोनों को पुलिस थाने लेकर गई। इसके बाद जाम खुल पाया। और आगे आपको दिखाएंगे आतंकियों को पालने की सच्चाई से पाकिस्तान इनकार करता रहा है। उस सच को पाकिस्तान की सेना की छांव में पल रहे आतंकियों ने सरेआम कबूला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में किस तरीके से ठिकाने तबाह किए गए और अभी क्या स्थिति है, वो खुद वहाँ के पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो बता रहे हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने अपनी बात में एक बात और कहा। इलियास कश्मीरी कह रहा है कि मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों का कीमा बन गया था। तो बहरहाल आतंकवादियों को भी इस बार दर्द महसूस हुआ है। आगे आप देखने वाले हैं सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा के घर कितना सारा कैश मिला। असम सिविल सर्विसेज की ये जो ऑफिसर है उसके पास से इतने ज्यादा कैश की बरामदगी क्या बताती है। लेकिन उससे पहले देखिए कब शुरू होगा नेशनल हाईवे नंबर 44। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 44 कई दिनों से बंद है। इस वजह से सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे टूटने की वजह से कश्मीर से सेब और नाशपाती जैसे दूसरे फलों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन बड़ी गाड़ियों की आवाजाही अब भी शुरू नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर सीना नदी उफान पर है। इसकी वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है। औरद संजावत पुल पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। अचानक से नदी में आई इस उफान से एक शख्स भी पानी की धार में फंस गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया है। अजनारा होम्स सोसाइटी की लिफ्ट खराब होने से उसमें बुजुर्ग समेत 8 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे। लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में अटक गई। काफी मशक्कत के बाद उन लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। असम से खबर। हिमंता सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। असम में असम सिविल सर्विसेज अधिकारी के घर पर छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान 1.70 करोड़ कैश जब्त हुआ है। विजिलेंस टीम ने नूपुर बोरा को अरेस्ट किया है। कैश के साथ गोल्ड भी बरामद किया गया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक्शन हुआ है। असम सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान उसके घर से 1.70 करोड़ रुपए कैश मिला है और बहुत बड़ी मात्रा में आभूषण भी बरामद किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि एसीएस ऑफिसर नूपुर बोरा पर कई गंभीर आरोप थे। नूपुर बोरा लंबे समय से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही थी, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थी। इसमें हिंदुओं की जमीन पैसों के लिए विशेष समुदाय को ट्रांसफर करने के भी गंभीर आरोप हैं। इस जानकारी के आधार पर विजिलेंस सेल ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद नूपुर बोरा गिरफ्तार कर ली गई। नगद टका प्राय 70-75 लाख टका सोनर गहना যথেষ্ট আমি পাইছোঁ আৰু এই বিষয়াগৰাকীয়ে বৰপেটা মাটিৰ বহুত গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে আজি আমি 6 মাহৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত আমি গোপনে ইনকুৱাৰী কৰি আছিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি তেওঁ এটা টুৰিষ্ট লজত আছিলে, নহ'লে যোৱাকালি ৰাতি আমি পালোহেঁতেন। আজি ৰাতিপুৱা ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে তালাচী চলাই আৰু ইমান টকা পইচা ধৰাত পৰে। গুৱাহাটীত গ'লে মই আৰু বিতং প্ৰতিবেদন লাভ কৰিব পাৰিম। অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছিলোঁ। 6 মাহৰ পৰাই তেওঁৰ গতিবিধি আমি চাই আছিলোঁ। বৰপেটাত ৰাজচক্ৰ বিষয়া হৈ থাকোঁতে হিন্দুৰ মাটিত তেওঁ সন্দেহযুক্ত লোকলৈ টকা লৈ পেলাই হস্তান্তৰিত কৰিছিল और সেইকাৰণে আজি আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। उत्तर प्रदेश के महोबा के भाटीपुरा मोहल्ले में 3 नकाबपोश चोरों ने अजीब सी वारदात को अंजाम दिया। रात के समय मोहल्ले में घुसे चोरों ने एक घर से ई रिक्शा चोरी करने की कोशिश की। एक चोर ई रिक्शा लेकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि 2 दूसरे निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान घर के बुजुर्ग की नींद खुल जाती है। महिला की आहट सुनकर चोर घबरा गए और भागने से पहले
उन्होंने घर का दरवाजा जोर जोर से खड़काया। इतना ही नहीं, खिड़की पर पत्थर मारकर तोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक चोरी की यह हरकत उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही। लगातार होने वाली ऐसी घटनाओं से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और अब स्थानीय लोग रात में खुद जागकर घरों और गलियों में पहरा दे रहे हैं। और बीती रात भारी बारिश ने हिमाचल की राजधानी शिमला में तबाही मचा दी। अचानक तेज बारिश और उसके बाद फ्लैश फ्लड में टूटी कंडी, हिमलैंड और पांजंडी इलाकों में पानी तेजी से बहा और कई गाड़ियां बहाव में चपेट में आ गई। पहाड़ों से आया मलबा लोगों के घरों तक में दाखिल हो गया। रात को आई तबाही के बाद सुबह जब दिन निकला तो चारों तरफ का मंजर दिल दहला देने वाला था। पहाड़ों से आए पानी और मलबे के साथ गाड़ियां तिनके की तरह बहकर यहां वहां अटकी हुई थी। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर टूटकर गाड़ियों और मकानों के ऊपर गिरे हुए थे। यानी जो लोग रात में अपनी गाड़ियां पार्क कर घरों में गए थे, सुबह उन्हें गाड़ियों की जगह कबाड़ मिला। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी आप देखते हैं पूरी तरह ये डैमेज हो गई है। भारी मलबा आने से यहाँ पे भारी लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं पूरी तरह गाड़ी जो है टेढ़ी हो गई। और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। और एक नहीं, यहाँ पर करीबन 6 से 7 गाड़ियाँ जो है वो मलबे में दब गई हैं और अभी जो है निकालने की जो है कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मशीनरी इंस्टॉल की गई है। रोड को जो है क्लियर किया जा रहा है। थोड़ी सी जगह जो है वो अभी क्लियर की जा चुकी है ताकि गाड़ियां यहां से निकल सके। शिमला के हिमलैंड इलाके में पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम पेड़ों के साथ कई गाड़ियां तो पानी के साथ कई फीट नीचे खाई में जा गिरी और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। तो ये भी बता देती हूँ कि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए आप, इतना मैसिव लैंडस्लाइड, भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे जो है उल्टी पड़ी है और कई गाड़ियाँ जो है पूरी तरह जो है डैमेज हो गई है। बड़े बड़े पेड़ आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ जो है नीचे आ गए हैं और साथ में जो घर है, घर के अंदर जो है मलबा गया। बारिश के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक रुक गया और इसकी वजह से शिमला के बाहर लंबा जाम लग गया। जी रात को जो बहुत तेज बारिश हुई है और नाले नूले सब बंद है। मैंने चिट्ठी लिखी है अभी परसों PWD को, एक्शन को और कमिश्नर को। मलबा गिरने से शिमला के कई रास्ते बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। कुछ रास्तों को खोल दिया गया है, जबकि कुछ को देर शाम तक खुलने में समय लगेगा। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आसमान की इस आफत से सिर्फ शिमला में नहीं बल्कि हिमाचल के मंडी और चंबा में भी तबाही आई। पहाड़ों से सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। सबसे ज्यादा तबाही मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड पर हुई, जहां हिमाचल रोडवेज की कई बसें बहकर नाले में जा गिरी। हिमाचल की मंडी में सोमवार की रात से हो रही बारिश के बाद कुल्लू की तरफ से आ रही व्यास नदी में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से मंडी के नालों में उफान आ गया और ये सैलाब वहां कहर बनकर टूटा। अचानक से आई इस सैलाब ने मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज की भारी भरकम बसों को कागज के नाव की तरह बहा दिया। मौके पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो वहां पर कई बसें बहकर नाले में गिरी हुई मिली, जबकि कई बसें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। ये बसें रात में इसी बस अड्डे की पार्किंग में खड़ी थीं और सुबह इन्हें यात्रियों को लेकर रवाना होना था, लेकिन रात में ही पानी ने यहां पर तांडव मचा दिया। नाले में गिरा एक टेम्पो ट्रैवलर तो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। रात में आए पानी के बहाव की रफ्तार का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये भारी भरकम बसें पानी के बहाव के साथ पलट गईं। एक बस तो पानी के साथ बहकर दुकान में जा घुसी, जबकि वहां पर बनी दुकानें भी रात में आए पानी और मलबे की वजह से बुरी तरीके से तबाह हो गई। इसके अलावा हिमाचल के चंबा में भी मौसम ने तबाही मचाई और रात में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। बारिश की वजह से बड़े बड़े बोल्डर कई जगहों पर सड़कों पर गिरे हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर आए फ्लैश फ्लड की वजह से रामपुर कंदला के बीच यातायात पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से इस इलाके से संपर्क टूट गया है।
बिहार में राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब महागठबंधन के बिहार में मुख्य सहयोगी तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के लिए बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। आज तेजस्वी अपने लाव लश्कर के साथ पटना से जहानाबाद के लिए निकले। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को भगाना चाहती है, इसीलिए साथ रखा है। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर भगाने से केंद्र सरकार को किसी ने नहीं रोका है। घुसपैठिए सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बातें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और ये यात्रा देखिए, यात्रा पूरे बिहार में जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव निकल रहे हैं। और देखिए आज से जो शुरुआत होगी वो जहानाबाद से शुरुआत होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ये पूरा रथ जो है, इस रथ के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जाएंगे। हालांकि 20 तारीख तक जो है इस यात्रा को जो है संभावित की गई है। पहले दिन की जो यात्रा होगी, इस यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव जहानाबाद, उसके बाद हिलसा, फतुहा होते हुए जो है पटना पहुंच जाएंगे। नालंदा भी जो है इस आज के दिन के यात्रा में शामिल है। यानी पूरे दिन भर की जो गतिविधि होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की इस यात्रा के माध्यम से होगी। और इस यात्रा का नाम जो है बिहार अधिकार यात्रा रखा गया है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के माध्यम से वोटर अधिकार यात्रा में जो जिलों को छूट गया था उनका भ्रमण, उन तमाम चीजों को लेकर जो है इस यात्रा में वो भ्रमण करेंगे। और एसआईआर पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके। और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। और उत्तराखंड में मानसून जाते जाते तबाही मचा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में बारिश के बाद अचानक उफान आ गया। बारिश की वजह से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के पानी ने किनारा तोड़ दिया है और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। नदी का पानी शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ढालवाला में नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके बाद उसे एहतियातन बंद कर दिया गया। बंद हो चुका है। अचानक से नदी में आए तूफान की वजह से एक और ट्रक और कार सैलाब के बीच फंस गए। इस वजह से दोनों गाड़ी के ड्राइवर काफी देर तक जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ को बुलाया गया और फिर रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे से एक एक करके लोगों को बाहर निकाला। इधर केदारनाथ हाईवे पर भी बांसवाड़ा के पास रात में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा और बोल्डर सड़क के बीचों बीच आ गिरे, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। इस वजह से दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ये डराने वाली तस्वीरें किसी समंदर के किनारे की नहीं, बल्कि देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे की है। फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पानी का रेला ऐसा बहा कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा नजर आया। चमोली में भी रात से बादल कहर बनकर बरस रहे हैं और इसी के साथ चमोली में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई। इसी वजह से कमेडा और गोचर के बीच रास्ता बंद हो गया। इसके अलावा कर्णप्रयाग और नैनसेन के बीच भी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। जगह जगह इसी तरह से मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। रात में ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से कर्णप्रयाग वालदम हाईवे पर ये कार पानी और मलबे के बीच फंस गई, जिससे हाईवे पर जाम लग गया।
टिहरी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। ऋषिकेश चंबा मार्ग पर कुंजापुरी के पास भारी मलबा और पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे, जिसके बाद मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने सड़क को खोलने का काम शुरू किया है।